चलिए लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की तो यूपी की सियासत में घमासान मच गया है, भूचाल आ गया है। विरोधियों ने तो सवाल उठाए हैं। खुद रामगोपाल यादव के भाई शिवपाल यादव ने मुलाकात को लेकर रामगोपाल यादव और अखिलेश पर हमला बोला है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव की चिट्ठी को ट्वीट किया है। उन्होंने पूछा है कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है। अखिलेश और रामगोपाल से सवाल पूछते हुए उन्होंने लिखा है कि आजम और शहजिल के लिए न्याय की लड़ाई क्यों नहीं है। कार्यकर्ताओं के लिए आखिर न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही है, तो अधूरी लड़ाई क्यों कुछ खास नेताओं की ही लड़ाई लेकर रामगोपाल यादव मिलने पहुंचे सीएम योगी से और ये चिट्ठी भी उन्होंने जारी की। तो रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात के बाद तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच शिवपाल यादव का ये तंज, ये गंभीर आरोप, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों लड़ी जा रही है। सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि शहजिल और आजम के लिए न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही है, कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं लड़ी जा रही है। ये सवाल शिवपाल यादव की तरफ से रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव से। बिल्कुल, और इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम मिले तो उसे लेकर सवाल और बवाल समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन अब जब मुलाकात रामगोपाल यादव ने की है तो समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, ये सवाल पूछा गया। और साथ ही शिवपाल यादव पर भी समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के इशारे पर तमाम काम कर रहे हैं, तो इसे लेकर भी तंज कसा गया। और अब लेकिन शिवपाल यादव ने पलटवार किया, कई गंभीर सवाल रख दिए उन्होंने। देखिए, शिवपाल यादव जी ने रामगोपाल जी से क्या सवाल पूछे हैं, रामगोपाल जी और शिवपाल जी का क्या मामला है, और अखिलेश यादव जी इस पर क्या जवाब देंगे, यह कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का मामला है। यह उनके परिवार और पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर चला, परेशान किया गया, किसी पे बहुत सारे मुकदमे लादे गए, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे और भी बहुत सारे छोटे बड़े नेताओं के ऊपर। तब आप कहाँ थे, तब आपकी सोच कहाँ थी। आज अचानक से अगर आप किन्हीं एक दो लोगों के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजिमी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अलाउद्दीन। ये बताइएगा, मुलाकात तो कल हुई थी, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है इस मुलाकात को, लेकिन बवाल इस पर थमता हुआ नहीं दिख रहा है। पहले ओम प्रकाश राजभर और अब शिवपाल यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए, कोई जवाब आया क्या? जी हाँ, बिल्कुल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ट्वीट आया है। लगभग 24 घंटे का वक्त उन्होंने लिया है, लेकिन इस बात को मान के चलने की बहुत सधा हुआ और बेहद आक्रामक रूप में उन्होंने सवाल पूछा है समाजवादी पार्टी से, रामगोपाल यादव से, कि आखिर ऐसा टू स्टैंडर्ड थ्योरी क्यों चलाई जा रही है, जबकि जो लेटर्स हैं उसमें सिर्फ जिक्र किया गया है एटा के 2 भाइयों का, जो समाजवादी पार्टी के 2022 के इलेक्शन में उम्मीदवार भी थे। जिन नामों का जिक्र उन्होंने किया उसमें शहजिल इस्लाम बरेली के भोजपुरा से विधायक, नाहिद हसन कैराना से विधायक जो कि जेल में हैं, आजम खान जिनको न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश जानता है, उनका मामला। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं। नाम अगर हम लोग लें कि छविनाथ यादव, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से उन पर ज्यादतियां हुई हैं। नाम जब आता है प्रतापगढ़ का, तो प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष का भी नाम आता है। इसके साथ साथ गुलशन यादव का एक बड़ा नाम है, राजा भैया के खिलाफ जिन्होंने चुनाव लड़ा था, 70,000 वोट विधानसभा के चुनाव में उनको मिला, उनके खिलाफ भी कई सारी कार्रवाइयां की गई। तो आखिर उनके कहते मुद्दों पर, यानी छविनाथ, गुलशन यादव, जिला अध्यक्ष जो है प्रतापगढ़ के, उन सारे मुद्दों पर मुलाकात क्यों नहीं हुई। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने जो सवाल उठाया है बेहद सधा हुआ आक्रामक सवाल है, और बिला शक शुबा इस सवाल का जवाब अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी और स्पोक्सपर्सन की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इंतजार कर लेते हैं कि क्या जवाब आता है अखिलेश यादव की तरफ से, रामगोपाल यादव की तरफ से या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल कल रात को सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद से ही सियासी माहौल गर्म है। मुलाकात के बाद अब रामगोपाल यादव का लेटर भी सामने आ गया है।
समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हो रही कार्रवाई का मुद्दा उन्होंने इस चिट्ठी में उठाया और यही बात उन्होंने कल मीटिंग से बाहर निकलने के बाद भी सूत्रों के हवाले से आगे बढ़ाई थी। रामेश्वर जोगिंदर यादव पर हो रही कार्रवाई की जांच सीबीआई और एसआईटी से कराने की मांग की है। वहीं इस मुलाकात पर एसबीएसपी ने वार करते हुए पूछा है कि रात में कौन सी डीलिंग हुई है। माफिया रामेश्वर यादव समेत कई एसपी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की पैरवी लेकर सीएम योगी के पास पहुंचे रामगोपाल यादव पर सियासी वार पलटवार जारी है। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने मुलाकात के दूसरे दिन एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने रामेश्वर दयाल और कई एसपी कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने अखिलेश को नसीहत दी और कहा कि राजनीति माफिया के साथ गठजोड़ से नहीं होती है। समाजवादी पार्टी को लगातार यह सोचना चाहिए कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं होती है। वो जनता के आशीर्वाद से राजनीति होती है और जनता का आशीर्वाद तब मिलता है जब जनता के लिए व्यक्ति काम करता है। उनसे ये सवाल भाई उनकी क्या बात थी, किस समस्या को लेकर वो मिले, ये तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी तो ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं, सबको बुलाते हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सहयोगी एसबीएसपी ने भी अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में कौन सी मुलाकात हो रही है। अगर कार्यकर्ताओं के लिए मिलना था तो दिन में भी मिला जा सकता था। अंधेरे में जाकर के कौन सी रणनीति बना रहे हैं, कौन सी डीलिंग कर रहे हैं। अब तो ये प्रदेश की जनता है आपसे पूछ रही है। सारे विपक्ष के लोग ओम प्रकाश राजभर जी पर हमला करते हैं। अब तो पोल खुल गई कि अगर कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मिलने जाते, दिन में जाते मिलने, बात समझ में आती। अंधेरे में जाकर मिल रहे हो तो डर किस बात का? कौन सा डर छुपाने के लिए जा रहा है या कौन से डर से बचने के लिए जा रहे हैं? जितने लोग, जाहिर है अखिलेश माफिया और उनके संरक्षण के आरोपों को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या अखिलेश यादव माफिया के साथ हैं? ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव जिस रामेश्वर यादव के लिए पैरवी कर रहे हैं, वो उनके बारे में भी जान लीजिए जरा। वो न सिर्फ प्रशासन की लिस्ट में कई अपराधों में शामिल है, बल्कि रामेश्वर यादव और उनके भाई पर बड़ी संख्या में केस भी दर्ज हैं। रामेश्वर यादव और जोगेंद्र यादव पर 90 केस दर्ज हैं। इसके अलावा प्रशासन अभी तक दोनों भाइयों की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। कई अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल चुका है। इसके अलावा शराब कांड में आरोपी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर भी कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो संपत्ति कुर्क हो रही है कई नेताओं की। रामेश्वर यादव जो कि करीबी माने जाते हैं रामगोपाल यादव के, उनकी भी संपत्ति कुर्क हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है और आगे भी कार्रवाई चल रही है। अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं और कार्रवाई को लेकर ही बातचीत कल रामगोपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। खुद उन्होंने चिट्ठी में भी इस बात का जिक्र किया है। तो क्या समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ है? ये एक सवाल बड़ा है इस बार। पूर्व सांसद और आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसपी विधायक रमाकांत के खिलाफ प्रशासन ने गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने में जुट गई है। दरअसल माहौल के बाद अब फूलपुर में भी हुई जहरीली शराब कांड में बाहुबली रमाकांत पर शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं मार्च 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के कर्मचारियों से लूट के मामले में भी रमाकांत यादव को लेकर सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने रमाकांत यादव से पूछताछ के लिए पुलिस को 14 दिनों की रिमांड दी है। दौरान जो अहिरोला और फूलपुर थाना में शराब को लेकर जो घटना हुई थी उसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। फूलपुर थाना क्षेत्र में घटना के संबंध में एक एफआईआर जो पंजीकृत की गई थी उसमें विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्य संकलन पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से किया गया और उसके बाद जब प्रॉपर साक्ष्य संकलन हो गया है तो माननीय न्यायालय से रिमांड के लिए प्रेयर की गई है और जुडिशियल रिमांड माननीय न्यायालय द्वारा ग्रांट कर दी गई है।
इसके साथ साथ थाना जहानागंज में काउंटिंग सेंटर पे एक जो कर्मचारी था उससे छीना झपटी को लेके और उसके साथ बदतमीजी को लेके मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस के पास काफ़ी फोटो और वीडियोग्राफिक एविडेंस सामने आया था। इसी एविडेंस के आधार पर इस मुकदमे में भी इनकी जुडिशियल रिमांड स्वीकृत है। हालांकि रमाकांत के वकील ने बेल की उम्मीद जताते हुए कहा है कि कोर्ट में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। 2 बेल हमारी है, एक है 98 की और एक जो फूलपुर में लोगों ने चक्का जाम किया था, अंबारी में पैसा वैसा इलेक्शन के दौरान बरामद हुआ था, वो बेल थी। दोनों में 5 अगस्त थी। वहीं मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव में मतगणना से पहले ईवीएम की रखवाली विधायक रमाकांत यादव कर रहे थे। इस मामले में भी ईवीएम के टेक्नीशियन से मारपीट और लैपटॉप की चुनौती के मामले में रमाकांत यादव को आरोपी बनाया गया है। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। इधर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल का नामांकन रद्द हो गया है। यह रद्द करवाया गया, ये सवाल सियासी गलियारों में जोर शोर से उठाया जा रहा है। दरअसल विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल है, लेकिन कोल ने नामांकन पत्र में 28 साल अपनी उम्र लिखी है, जिसकी वजह से कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हो गया। अब बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। दरअसल एमएलसी की 2 सीटों पर 11 अगस्त को चुनाव है। समाजवादी पार्टी की ओर से कीर्ति कोल ने पर्चा दाखिल किया था, जो खारिज हो गया। अब समाजवादी पार्टी की बौद्धिक क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर मानसिक संतुलन खोने का आरोप लगाया, तो वहीं शिवपाल की पार्टी ने अखिलेश को तगड़ी नसीहत दी। यूपी में 11 अगस्त को होने वाले एमएलसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने एसपी प्रत्याशी कीर्ति कोल का नामांकन खारिज कर दिया। दरअसल कीर्ति कोल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 साल दिखाई थी, जबकि एमएलसी चुनाव के लिए 30 साल उम्र जरूरी है। अब एसपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद अखिलेश पर चौतरफा हमला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बार बार हार के कारण अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दिग्गज लोग होना बड़ी बात नहीं है, उनकी सोच और समझ होना सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो जिसको इस बात का पता ही नहीं है कि उम्र की सीमा क्या है, कितनी उम्र तक का पर्चा भराया जा सकता है, सिर्फ नकारात्मक अगर सोच हमारे अंदर रहेगी तो फिर हम जो उसके नियम कानून हैं उसको भी हम ताक पे लड़ के काम करेंगे। यही नहीं, मंत्री जी ने अखिलेश पर यह भी आरोप मढ़ दिए कि जब से अखिलेश ने एसपी की कमान संभाली है, तब से लगातार पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। और फिर 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ, ये चुनाव हार गए जो है, ये 2019 में भी हारे, 2022 में भी हारे। तो उनको अब हर चीज का हार का ही सामना पड़ा, तो इसलिए उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया, एक तरह से कहा जाए। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाली चाचा शिवपाल की पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाए हैं। सपा ने ऐसा कार्य किया है जिससे उसकी अपकीर्ति ही बढ़े। एक बार फिर सपा ने अपनी और परिपक्वता को जग जाहिर कर दिया। क्या आवश्यकता थी एक हारा हुआ चुनाव एक भद्र महिला को लड़ाने की? और यदि चुनाव में उसे प्रत्याशी बना ही दिया तो कम से कम उसका पर्चा तो ठीक से भरवाना चाहिए था। दरअसल यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आदिवासी महिला कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आदिवासी विरोध को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अखिलेश ने एमएलसी चुनाव में आदिवासी कार्ड खेला था, लेकिन पार्टी की कमियों के कारण पर्चा खारिज हो गया, जिसके बाद अब अखिलेश विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तमाम विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपमानित करने के लिए कीर्ति कोल का पर्चा भरवाया। समाजवादी पार्टी आदिवासी समाज की इतनी हितैषी होती तो राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं किया?
कुछ दल तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सियासत और चुनाव के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहे। एमएलसी की 2 सीटों पर 11 अगस्त को चुनाव यूपी में है। जिन 2 सीटों पर एमएलसी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता अहमद हसन के निधन और दूसरी सीट बीजेपी के ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई है। 11 अगस्त को इन दोनों एमएलसी सीटों के लिए मतदान होना है। विधानसभा के आंकड़ों को देखें तो एक एमएलसी सीट जीतने के लिए कम से कम 200 विधायकों का वोट होना चाहिए। सूबे में बीजेपी गठबंधन के पास फिलहाल 273 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 111 है। तो उसके सहयोगी आरएलडी के पास 8 विधायक हैं और ऐसे में जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के फेवर में ही नजर आ रहे थे और यही वजह है कि कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से, खासकर समाजवादी पार्टी के पुराने सहयोगियों की ओर से, कि समाजवादी पार्टी यहां पर कीर्ति कोल के साथ मजाक कर रही है। इधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी के मौके पर शिव साधना की। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी दौरान वो नाग पंचमी के मौके पर रुद्राभिषेक करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विधिवत उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है, रुद्राभिषेक किया। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले लापरवाह वकीलों को सीएम योगी ने बर्खास्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से 841 सरकारी वकीलों की छुट्टी हुई है। साथ ही सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। बड़े पैमाने पर वकीलों की बर्खास्तगी को लेकर प्रयागराज से लखनऊ तक हाहाकार मचा हुआ है। तो सरकार ने लापरवाही करने वाले किन किन वकीलों पर गाज गिराई है, इसे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से प्रयागराज तक हुई कार्रवाई पर मचे हाहाकार को देखिए। न्यायिक भ्रष्टाचार करने पर क्या प्रतिक्रिया आई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में 841 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी, उनको पद से हटा दिया और इसके कुछ घंटों के बाद ही 586 वकीलों की नई नियुक्ति की गई है। सरकार के कानूनी कामकाज में लापरवाही करने वालों पर सीएम योगी ने बर्खास्तगी का प्रहार किया है। 841 सरकारी वकीलों की काम में ढुलमुल रवैया अपनाने पर पद से छुट्टी कर दी गई। हालांकि कुछ ही घंटे बाद सरकार की ओर से 586 सरकारी वकीलों को नई नियुक्ति भी दे दी गई। अब योगी के इस फैसले पर लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हाहाकार मचा हुआ है। सीएम योगी के फैसले पर बर्खास्त हुए वकीलों का कहना है कि ये सरकार का फैसला है। इस बारे में मेरा यही कहना है कि ये सरकार का निर्णय है। इसमें जो है एलआर जो है वो और जो लोग जो इस लिस्ट को बनाने वालों में रहे हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं कि कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या क्राइटेरिया बनाया इन लोगों ने। हालांकि सरकार ने पुराने वकीलों को हटाने के साथ ही नए वकीलों की नियुक्ति भी कर दी, जिसमें वो वकील भी शामिल हैं जो बर्खास्त किए गए हैं। यानी पुराने वकीलों ने नई लिस्ट में भी जगह बना ली है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य यह निर्णय रहा है और यह हमेशा ऐसा होता रहा है। जो जिम्मेदारियां मिलती हैं सब लोग करते हैं। जैसे मुझे पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी, मैं अच्छे से काम कर रहा था, पुनः मुझे मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाए तो भी काम किया, पुनः मुझे दायित्व मिला है, तो हम लोग सरकार के पक्ष हमेशा रखते हैं और यह बहुत स्वागत योग्य। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संगठन में काम करने वाले हटाए गए वकीलों से पार्टी नाराज चल रही थी, क्योंकि उन्होंने पद पर रहते हुए पार्टी और सरकार के लिए ठीक से काम नहीं किया, इसलिए उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। ये माना जा रहा है कि जल्दी ही एक नई और लिस्ट आ सकती है।
जिसमें और कई लोगों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कवायद जो की गई है वो योगी सरकार की कवायद ये है कि जो सरकार के मुकदमे हैं उनकी सही ढंग से हाईकोर्ट में पैरवी हो और उनमें सरकार को सफलता मिले। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। हाईकोर्ट में सरकारी काम में लापरवाही करने वाले जिन 841 वकीलों पर बर्खास्तगी की गाज गिरी है उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए गए। वहीं हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है। बर्खास्त वकीलों की लिस्ट में अपर महाधिवक्ता विनोद कांत का भी नाम शामिल है। साथ ही हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में 26 अपर मुख्य अधिवक्ता भी हटा दिए गए हैं। इनके साथ ही 179 स्थायी वकीलों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बर्खास्त होने वालों में 141 ब्रीफ होल्डर के साथ 47 अपर शासकीय वकीलों की भी छुट्टी हुई है। योगी सरकार ने बर्खास्तगी की लिस्ट में लखनऊ बेंच के 2 चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी खत्म कर दी हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि हटाने के साथ ही सरकार की ओर से कुछ ही घंटे बाद नियुक्ति का पत्र भी सामने आ गया, जिसमें हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में से 586 सरकारी वकीलों की नियुक्ति कर दी गई। इनमें प्रयागराज की प्रधान पीठ में 366 राज्य विधि अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि लखनऊ बेंच में 220 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई है। विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए। तो बड़ी कार्रवाई हुई है इस दिशा में। और दूसरी तरफ आज कैबिनेट की मीटिंग में भी कई अहम प्रस्तावों पर 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें काशी और अयोध्या समेत कई विकास की योजनाओं पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। कैबिनेट ने अयोध्या में मुख्य मार्ग से सआदतगंज न्याय घाट होते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक करीब 13 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने नए नगर निकायों और वर्तमान नगर निकायों के विस्तार से जुड़े 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें काशी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, शाहजहांपुर, सोनभद्र को बढ़ाने पर सहमति बनी है। यानी यूपी के 7 नगरपालिका परिषदों के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ बुलंदशहर की अनूप शहर, गाजियाबाद की मोदी नगर और लोनी और मुरादाबाद, जबकि मुजफ्फरनगर की खतौली और शामली की कैराना नगरपालिका परिषद शामिल है। योगी कैबिनेट में 13 प्रस्तावों को पंख लगे हैं, जिसमें काशी और अयोध्या में विकास के प्रस्ताव हैं। विकास विभाग के 11 प्रस्ताव नगर पंचायतों के विस्तार या कुछ नए निकाय बनाने के थे, और एक और प्रस्ताव था जिसमें हम नवगठित नगर निकायों या विस्तारित नगर निकायों के लिए एक नई योजना लेकर के हम आ रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी और अन्य भी जो भी संसाधन और सुविधा हो सकती है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा जो अति महत्वपूर्ण श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का ये मुख्य मार्ग है, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो, उसकी आज चौड़ीकरण की सुविधाएं देने का आज निर्णय माननीय कैबिनेट ने लिया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।